व्हाट इज़ येन कैरी ट्रेड? अगर आपने भी ये टर्म रीसेंट मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच सुना है तो आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये येन कैरी ट्रेड का पूरा गेम क्या है। 1980s में जापान दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बन चुका था। सोनी के टीवी से लेके टोयोटा के कार्स तक दुनिया के हर रिच हाउस होल्ड में जापानीज प्रोडक्ट्स मिलते थे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू रीबिल्ड ने जापान को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया था और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जापानीज स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। निकाई 225 फुल रॉकेट मोड में था 1980 में 6700 से 1985 तक 13,000 हो गया। सिर्फ 5 सालों में इन्वेस्टर्स के 4x रिटर्न्स मिले एंड लोगों को लगने लगा दैट जापान में आउटपेस यूएस से। इसी दौरान रियल एस्टेट में भी मैसिव बबल बन रहा था। रियल एस्टेट प्राइसेस सर्च कर रहे थे एंड लैंड इन प्राइम टोक्यो लोकेशंस वर रीचिंग एक्सट्रीम वैल्यूएशंस और ये सब हो रहा था एक्सेसिव लेवरेज की वजह से। टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की ज़मीन की वैल्यू पूरे कैलिफोर्निया से ज़्यादा बताया जा रहा था। जापानीज बैंक्स लोन देने से पहले बोरोअर की इनकम या कैश फ्लो नहीं बल्कि राइजिंग लैंड प्राइसेस को कोलैटरल मान रहे थे एंड ये ग्रोथ रियल प्रोडक्टिविटी से नहीं बल्कि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन और लेवरेज से आ रही थी और यहीं से बबल की शुरुआत हो रही थी। फिर आया प्लाजा एकॉर्ड 1985 जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इस बबल का। 22 सितंबर 1985 को न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में G5 कंट्रीज़ की मीट हुई। यूएस का इशू था राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। जापान यूएस को $79 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था, वहीं पे यूएस जापान को सिर्फ $26 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी 53 बिलियन का गैप था। यूएस ने एक प्लान बनाया डॉलर को वीकन करने का, येन को स्ट्रांग बनाने का, ताकि जापानीज एक्सपोर्ट्स महंगा हो जाए और यूएस गुड्स कंपेटिटिव हो सके उनके अगेंस्ट। और इसका रिजल्ट बहुत ही ड्रामेटिक था। विद इन 3 इयर्स येन 50% से ज़्यादा अप्रिशिएट कर गया और इसका इम्पैक्ट इवन ब्रूटल था। जापानीज एक्सपोर्ट्स क्रैश हो गए। सोनी टीवीज और टोयोटा कार्स यूएस में एक लग्जरी बन गई एंड साथ ही साथ ग्रोथ भी शार्पली कट हो गई। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। एक्सपोर्ट्स के शॉक को ऑफसेट करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली कट किए। 1985 के 5% से 1987 तक 2.5% कर दिए। लोन्स बहुत सस्ते हो गए। कंपनीज ने अग्रेसिवली केपेक्स शुरू किया। इंडिविजुअल्स और डेवलपर्स ने रियल एस्टेट में हैवी लेवरेज लेके इन्वेस्ट किया और बैंक्स ने एसेट प्राइसेस के भरोसे लेंडिंग भी भर भर के करी। इसका रिजल्ट था एसेट प्राइस एक्सप्लोजन। निकाई 1989 के एंड तक 38,900 तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 9 सालों में 6x रिटर्न दे गया। रियल एस्टेट प्राइसेस भी 4-4 गुना हो चुके थे और ये क्लियर सिग्नल था कि सिस्टम ओवरहीट हो चुका है। लेकिन ग्रीड ब्लाइंड्स एवरीवन और यहाँ पे भी यही हो रहा था। फिर आया दिसंबर 1989 जहाँ बैंक ऑफ जापान ने बबल को कंट्रोल करने के लिए रेट्स 2.5% से 6% तक बढ़ा दिए। ये मूव नेसेसरी था लेकिन कैटास्ट्रॉफिक प्रूफ हुआ। कंपनीज के इंटरेस्ट कॉस्ट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गए, प्रॉफिट मार्जिन्स कोलैप्स कर गए और रियल एस्टेट कोलैटरल की वैल्यू भी गिरने लगी। इसका इफेक्ट मार्केट पे भी आने लगा। स्टॉक मार्केट 38,900 से क्रैश करके 1992 तक 14,300 तक आ गई, जो कि 65% ड्रॉप था फ्रॉम द हाइज। बैंक्स ने लेंडिंग फ्रीज कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और जापान रिसेशन में चले गया। अब इस हिस्ट्री को बैकड्रॉप में रखते हुए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 35 साल तक जापानीज मार्केट्स में जीरो रिटर्न्स क्यों आई? और इसका रीज़न है कि बबल बर्स्ट होने के बाद जापान का रियल प्रॉब्लम बना डिफ्लेशन। प्राइसेस लगातार गिर रहे थे जिसके कारण इकोनॉमी एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेड जोन में चले गया एंड साथ ही साथ एक विशियस साइकिल में फंस गया। लोअर स्पेंडिंग, लोअर सेल्स, लोअर प्रॉफिट्स, वेज कट्स, ज़्यादा सेविंग और अगेन लोअर स्पेंडिंग, और ये साइकिल 20 साल तक चला। इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स ज़ीरो कर दिए। गवर्नमेंट का प्लान ये था कि फ्री मनी से बोरिंग और ग्रोथ आएगी, पर डिफ्लेशन के इन्वायरमेंट में 0% नॉमिनल रेट भी रियल टर्म्स में महंगा पड़ रहा था। अब इसका फाइनल आउटकम ये था कि जापान के कॉर्पोरेट्स ने लगभग 15 साल तक कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना फैक्ट्रीज लगाई ना इक्विपमेंट लगाया। फोकस सिर्फ सर्वाइव करने पे था, ग्रो करने पर नहीं। और स्टॉक मार्केट का भी सिंपल रूल है, जहाँ पे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही वहाँ पे मार्केट भी रिवॉर्ड नहीं देती, और सेम चीज़ जापानीज मार्केट में हुई, इसलिए इतने टाइम तक फ्लैट रही। अब बात करते हैं करंट एनवायरनमेंट की। करंटली क्या हो रहा है जापान में? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद रियल इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन 2% से ऊपर कंसिस्टेंटली रह रहा है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने प्राइसेस को काफ़ी ऊपर पुश कर दिया है एंड वीकन येन के कारण इंपोर्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है एंड एज अ रिजल्ट फाइनली बैंक ऑफ जापान को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है।
पिछले 10 से 15 सालों तक एक रिमार्केबल सिंपल फाइनेंशियल मैकेनिज्म चल रहा था जापान में, जो पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को शेप दे रहा था। जापान में इंटरेस्ट रेट्स जीरो थे, तो इन्वेस्टर्स 0% पे जापान से बोरो करके इमर्जिंग मार्केट्स और यूएस की मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां पे उनको 8 से 12% रिटर्न मिल जाता था। इस पूरे लूप को येन कैरी ट्रेड कहते हैं, और ये येन कैरी ट्रेड तब तक वायबल रह सकता है जब तक येन बोरोइंग चीप रहे, फॉरेन एसेट्स ज़्यादा रिटर्न दें और येन एज अ करेंसी वीक या स्टेबल रहे। अब ये तीनों फैक्टर्स हिल गए जब जापान में इन्फ्लेशन वापस आ गई। प्राइमरीली दो फैक्टर से इन्फ्लेशन बढ़ा। पहला था ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जिससे इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ गए, और दूसरा था येन की वीकनेस से इंपोर्टेड गुड्स महंगे होते गए। अब इन्फ्लेशन की वापसी की वजह से बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक कर दिया और अगस्त में ओपनली सिग्नल दे दिया कि आगे भी रेट हाइक होने वाले हैं। बस यहीं से येन कैरी ट्रेड का बैलेंस डिसबैलेंस होने लगा और मार्केट का मूड माहौल बदलना शुरू हो गया। रेट हाइक के बाद येन कैरी ट्रेड प्रॉफिटेबल होना बंद हो जाता है। जब कैरी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहना बंद हो जाए तो ट्रेडर्स के पास ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें फोर्स्ड एग्जिट लेने पड़ते हैं। प्रोसेस यूजुअली एक फिक्स्ड सीक्वेंस में अनफोल्ड होता है। सो जापानीज इन्वेस्टर्स ने जहाँ जहाँ जिस कंट्री में पैसा लगाया था, फॉर एग्जांपल यूएसए और इंडिया के स्टॉक्स या बॉन्ड मार्केट्स में जो भी पैसा लगाया था, वो अपने एसेट्स को सेल करने लगते हैं। फिर उस करेंसी को येन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि येन का लोन रीपे हो सके। जैसे जैसे येन बाइंग इंक्रीज होती है, येन और स्ट्रांग होता जाता है। इससे पैनिक और इंक्रीज होता है और सेलिंग भी बढ़ती है। इस पूरे चेन रिएक्शन को येन कैरी ट्रेड अनवाइंड बोलते हैं और यही प्रोसेस अक्सर ग्लोबल मार्केट क्रैशेस का एक्सेलरेटर बनता है। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे जापान के रेड जोन की। जब जब येन 155 पर यूएसडी का लेवल टच करता है, जापान इसे डेंजर या रेड जोन मानता है। इस रेंज में पहुंचते ही जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बैंक ऑफ जापान अक्सर इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन का सिंपल सा मतलब ये है, डॉलर सेल करना और येन बाय करना शुरू करते हैं। इससे येन की सप्लाई कम हो जाती है और येन स्ट्रांग हो जाता है। रिजल्ट यही होता है कि लेवरेज्ड येन कैरी ट्रेड एक साथ अनवाइंड हो जाते हैं एंड ग्लोबल स्टॉक्स में शार्प सेल ऑफ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और कमोडिटीज़ पे भी प्रेशर पड़ता है। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग भी इस जोन को ग्लोबल क्रैश ट्रिगर जोन के नाम से रेफर करता है। सबकी नज़र बैंक ऑफ जापान की मीटिंग के ऊपर होगी, जहां पे 0.25% रेट हाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर इससे ज़्यादा रेट हाइक आता है या आगे वो इंडिकेशन देते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।